सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। हम देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन स्केड्यूल जारी होने के बाद जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें तेज़ी आ गई है। कागजात नामजदगियाँ जमा करवाई जा रही हैं और सियासी मुलाकातें, इत्तेहाद भी बनाए जा रहे हैं। अब लग ऐसा रहा है कि तमाम सियासी जमातें आइंदा आम इंतखाबात के लिए बाकायदा कमर कसकर तैयार हो गई हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे, जिनकी जो इब्तदाई फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। तो नाज़रीन, इस तमाम इंतखाबी माहौल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है और तवज्जो तलब है वो क्या है? निगरां हुकूमत का मुनसिफाना किरदार। क्योंकि निगरां हुकूमत का सबसे अहम फरीज़ा मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद होता है। फिर पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर ने निगरां हुकूमत के लिए चैलेंजेस में मजीद इजाफा कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है निगरां हुकूमत के लिए। अब देखना ये कि निगरां हुकूमत अपने काम में किस हद तक कामयाबी समेटती है। इंतखाबात, अमन अमान की सूरत हाल और गैर कानूनी मुहाजिरीन के इनखला की सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले कि निगरां वज़ीर दाखिला सिंध बनने के बाद सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जिनसे आप निमट रहे हैं? नो डाउट कि जो निगरां सेटअप है, इंटरिम सेटअप है, आता थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस अरसे में कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आप पर ही आती है और जवाब आपने देना होता है। देखें, बात ये डॉक्टर फ़िज़ा, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। इसमें ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो मैं बात करता हूँ, चैलेंज 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट थे और मुझे बताया भी गया था कि इसको हमने टैकल करना है। ठीक है। नंबर 1, स्ट्रीट क्राइम कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। नंबर 2 ये था ड्रग्स, जो स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है, इसको हमने रूथलेसली कवर करना था। थर्ड था एंटी स्मगलिंग, जिसमें डीजल, ऑयल, गुटखा, मावा, ये सारा बलूचिस्तान के रास्ते से आ रहा था। फैक्ट्रियाँ थी वो हमने बंद करनी थी। और चौथा चैलेंज जो इम्पोर्टेंट था वो कच्चे में ऑपरेशन डेकॉइट्स का जो हाल था, आपको पता होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। और पाँचवा बाद में नेशनल लेटर ऑन पे बाद में इलीगल इमिग्रेंट्स का हो गया कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं किसी मुल्क से भी हैं, दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। तो वो ये चैलेंज थे। और हमने पूरी कोशिश की कि आने के बाद हमने एक तो जितनी पुलिस ऑफिसर थे हमने सबको चेंज किया, SHOs को, DSPs, SPs और DG को सारे मेरिट पे लगाए। नंबर 2, फिर उनको ये बताया गया जी कि आपने ये हमने काम करने हैं, पेट्रोलिंग करनी है शाम को, लोगों को कॉन्फिडेंस है कि निगरां सेटअप में आने से क्या फ़र्क पड़ा, नो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ठीक है। और उसके साथ फिर कोई वो सिस्टम नहीं है, हमने ब्रेक कर दिए सारे। तो वो हमने बहुत हद तक उससे कामयाबी की है। और अभी आप देखेंगे, यानी कुछ सिफारिशों की कॉलें शोले नहीं आती? सिफारिशें आती हैं, आई डोंट डू इट। मैंने किसी की पोस्टिंग ही नहीं की है। इतनी कॉल है, मैंने कोई DSP, SP या DIG नहीं लगाया, एक भी नहीं लगाया। अच्छा, पहले जो लोग थे, आपकी बात से मुझे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, वो आपकी नज़र में मैरिट पे नहीं थे? देखिए, मेरिट पे ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उनकी अपनी कंपल्शन होती है, उनके पास बोर्ड में MNAs हैं, MPs हैं, प्रेशर आ रहे हो, तो हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है। यानी आप ये बात मानते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है? बहुत होती है, बिल्कुल होती है। और वो कंपल्शन भी टाइम आउट से होती है और फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वो बड़ा एहतियात की है कि अच्छे लोगों को लगाया। अच्छा, कई दफा जब आप इंटरिम सेटअप में आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि आगे जाके आप फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेते हैं हयात। तो इलेक्शन, फिर सियासत में आने का पक्का इरादा भी है? कोई इरादा नहीं है अभी, तो मेरा अपना काम पहले हो जाए। टारगेट है कि अब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, वो हम टाइम पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और देन वी। अच्छा, कितना बड़ा प्रेशर होगा आपके लिए जो आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं, शफाफ इंतखाबात हो? क्योंकि अभी से एक तासुर ये दिया जा रहा है कि सिंध में, ये मैं पढ़ रही थी कि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने एक बयान में कहा है कि जिस सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां बनी हुई है। तो जारी बात, उनके उससे इल्जाम आया, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, इसमें यह है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की है, किसी को पकड़ दकड़ नहीं की है। ठीक है। और मेन हमने बड़ी कर लिए कि कितने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, पुलिस कैसे इस्तेमाल होनी है, रेंजर्स कैसे इस्तेमाल होनी है। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं कि किस तनाजुर में अपने होंगे रीजन, बट एटलीस्ट आई एम श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी आप उसको इल्जाम करार देंगे?
मैं भी उनकी अपनी हमारी तरह बिल्कुल हमने किसी को पकड़ा ही नहीं लेकिन अपनी अपनी क्यों कर रहे होते हैं? तो हमें खबर दे रहे हैं ना, तो हम तो सवाल उठाएंगे। तो ये बड़ी खबर है ना, वो कह रहे हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी के निगरान बने हुए हैं, तो ये तो वो एक इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ के मेरे सेटअप में देयर इज नो पार्टी सपोर्ट, नो पार्शलिज्म, वी आर इम्पार्शल, वी विल होल्ड इम्पार्शल इलेक्शन। पुलिस रेंजर अगर फौज आती है तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे और फ्री इलेक्शन कराएंगे। वी वांट, और ये जाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया भी होगा, डोमेस्टिक मीडिया इज वेरी एक्टिव, और इसलिए इस लिहाज से मेरे नहीं ख्याल कुछ सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी कुछ लोगों को तहफ्फुज़ात हैं, उसकी आपको क्या समझ आता है? आई थिंक उसके ऊपर तहफ्फुज़ात डाले हैं और मेरे मोस्ट लाइकली वो पहले एमकेएम जीडीए को थे, अब नून लीग को भी हैं, जेयूआई को भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब। ये चीफ इलेक्शन कमीशन जो रियलाइज के चेंज करना चाहिए, नहीं चाहिए। आपको क्या समझ आती है इसकी? आई थिंक जो बात चल रही है वो यही है, तो उसमें अगर है तो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको चेंज करें। ठीक है, चेंज कर देना चाहिए, आप चेंज कर देना चाहिए, और उनको वो लेकर आए जो बिल्कुल इम्पार्शल हो, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि उसमें उन्होंने अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया। अच्छा बिगड़ साहब, आप क्या देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा किया जा रहा है अभी तक बिलावल साहब की जानिब से, और कहते हैं अगर हमें मिल जाती है तो हम मुल्क में बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि अगर की क्या बात है, मतलब अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। देखें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध, तो इट इज 100% लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है फॉर पीपल्स पार्टी और एवरी पार्टी, नहीं एवरीवन, बिल्कुल। पीएमएलएन है, जीडीए है, पीटीआई है, किसी को हमने तो ना किसी को किया, किसी को नहीं करे। और अभी क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल हो गया, अब हर एक को राइट है अपने जलसा करने, कॉर्नर मीटिंग करनी है, बल्कि हम जहाँ भी होगा वी विल ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम सिक्योरिटी जो उनको देनी चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और लेकिन फोकस यही है कि ये अच्छे, हमने इवन जो सेंसिटिव पुलिस स्टेशन हैं जो नॉर्मल है, हर एक को हमने कैटेगराइज कर लिए कि उसके लिए क्या हमने करना है। फौज अगर मिलती है तो कैसे, कोई करेक्शन फोर्स हमने कैसे इस्तेमाल करनी है, ऑल चीज वी आर टाइड, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन। अच्छा, आप चूंकि वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, और वजारत दाखिला के लिए बड़ा अब ये चैलेंज है क्योंकि आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही हैं, जलसे होंगे तमाम सियासी जमातों के, और अमन अमान की जो सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आगे खुदा न खासा किसी कोई मखसूस आम शख्सियात के हवाले से कोई थ्रेट्स भी मौसूल हुए, कैसे ये चैलेंज जो है इस पर कैसे पूरा उतरना है? देखें, थ्रेट्स मिले हैं, हम बहुत एहतियात कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, इन्फॉर्म भी बड़ी सियासी शख्सियात हैं इसमें, आई मीन पॉलिटिकल हैं, शख्सियात हैं, उनको फिर हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, उनको वार्न भी कर रहे हैं, सेक्शन भी काम करने के लिए। और उसके बाद हमने जो ऐसे लोग हैं जो हमारे काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच और एमआई के लोग हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन दे ट्राई टू उनको अरेस्ट भी करते हैं। जो ऐसे लोग आ जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और लेट मी टेल यू, हमारी सिक्योरिटी बहुत कम कर रही हैं। आई वुड से 90% जो नेट होते हैं बस्ट कर लेते हैं बिफोर दे कैन ऑपरेट। वन ऑड इंसिडेंट होता है कामयाब, अदरवाइज जनरली ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। और अभी तक खुदा का शुक्र है 3 महीने में मेरे प्रोविंस में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि हम कह सकें कि कोई यहाँ पर टेररिज्म हुआ है, या यहाँ पर, बल्कि यहाँ तक कि हमने रैंसम और अबडक्शन कच्चे में बंद कर दिए। यकीन करें 54 थे जब हम आए हैं, अभी टोटल 8 रह गए हैं, और तमाम हिंदू जो हमारे भाई थे सबको हमने रिकवर किया है। मैं खुद कच्चे में गया हूँ, कानगोड में जहाँ सागर तक बड़ा मशहूर इंसिडेंट 2-3 थे, उनके मुखी भी थे एक, उनको हमने रिकवर किया है। अब 0 अबडक्शन है, 0 रैंसम है, और बिल्कुल कोई नेशनल हाईवे हमने रेंजर ने, पुलिस ने नहीं बंद होने दी है। फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो हम तो हारिस नवाज साहब को आगे भी देखते हैं फिर सियासत में। नहीं, मेरे ख्याल में वो तो मैं तो भी जो हमारा काम है वो हम पूरा कर लें। सियासत आपसे शायद खिदमत मांगे मुल्क के लिए। अच्छा, ये कल एक अहम जो पेशरफ्त हुई है ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप इससे पहले डिफेंस एनालिस्ट भी रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, अब आप क्योंकि सियासत को भी देख रहे हैं, निगरां वज़ीर दाखिला भी हैं, ये ज़रा बताइएगा कि जो बीएनए के कमांडर समेत जो 70 लोग कौमी धारा में शामिल हुए हैं, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अहम पेशरफ्त है। आई थिंक डॉक्टर फिदा ये एक मैसेज बहुत ही पॉजिटिव है, और मैं एम सो हैप्पी कि इससे बीएनए तकरीबन ख़त्म हो गई है। एक नेशनल आर्मी को खत्म करने, यानी कमर तोड़ दी गई, कमर तोड़ दी है, और ये बहुत बड़ी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की अचीवमेंट है। पहले आपको याद होगा गुलजार शंबे गए, अब उसके बाद बंगल जई ने आगे सरफराज बंगल जई 70 लोगों को लेकर आए हैं। देन उनको जो पैगाम गया है कि देखें हम कितनी गलती कर रहे थे, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजम मलजूम है, ये वो कह रहे हैं। फिर कि हमने बड़ा नुकसान उठाया, हमने फैमिली उठाया, सरदार बाहर बैठे हैं, हमें यूज़ कर रहे हैं,
ये किया है। उसके बाद कि जी हम अपने नौजवानों के लिए बड़ा पैगाम दिया कि जी आप पहाड़ों से उतरें। और लिटरली मैं बताऊं कि रियासत इज जस्ट लाइक अ मदर, जो अभी इतने और रियासत का दिल बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा रोल सबको लेके बैठ रहे हैं। यस, और ये बल्कि ये इनकरेज कर रहे हैं बाकी हमारे जो आप भी आके धारे में शामिल हो, BLA के हैं और BN के हैं, इनको आप कोशिश करेंगे ये खुद भी आए, मेन धारे में आ जाए, मेन स्ट्रीम में आ जाए, ताकि अपनी डेवलपमेंट में, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप फैमिली से दूर रहें, व्हाट इज द पर्पस, आप आराम से आके पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। इस तरह से बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसके साथ बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन BLA BLF हैं, ये भी मेरे ख्याल में अब कहीं ना कहीं ये शुरू होंगे आना। और ये इंडिया को भी बहुत बड़ी नाकामी है, उनके मुंह पे थप्पड़ है कि जिस तरीके से वो कर रहे थे, इनको फंडिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे। अब ओनली थिंग इसके बलूचिस्तान में डेवलपमेंट जो हो रही है, गवादर में हो रही है, बलूचिस्तान में पीस होगा। बहबूद के लिए काम भी किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आपके कैडेट्स कॉलेज इतने बना दिए हैं। ओनली इन जगहों पर मैं कहता हूँ कि सड़क, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, ये चीज़ें होनी, और तालीम, ये होगी तो सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। ये हॉस्टल एजेंसी भी फेल हो जाएंगी, रोज़गार मिल जाएगा, तो लोग इन अपनी फैमिली के साथ एक चाहता रहूँ। आई थिंक ये है। और वो हुकूमत बलूचिस्तान और आर्मी के बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं कि ये कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, ताकि ये चीज़ लोगों को तालीम होगी तो काफ़ी हद तक ये मसला होगा। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर होंगी, बलूचिस्तान में बेहतर होंगी। दुश्मन तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको पता है कि हमारा दुश्मन भी, हमारा वास्ता भी एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है भारत की, अगर हम बात करें कि वो दिल में बात रखता है, कीना रखता है, बुग्ज रखता है, और हमेशा कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आता है। चाहे कितनी भी घसाई हो, कितना भी एक्सपोज हो जाए, कितना भी ज़लीलो ख्वार हो जाए, हम तो एक्सपोज करते रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। ये अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी हाल ही में ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं ब्रिगेड साहब, खैर उसके जो ताने बाने जहाँ से मिलते हैं आपको पता है, उसमें अमरीकी जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है। तो ये कितना ख़तरनाक है आइंदा के लिए, अगर हम इस पे डॉक्टर फिजा देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। वी थॉट कि अमेरिकन जाएंगे, तालिबान आएंगे तो ज़्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, दे विल अंडरस्टैंड पाकिस्तान ने क्या कुछ उनकी मदद की है, उनकी सफारतकारी की है, उनको वैक्यूएशन में मदद की है। उसके बाद यहाँ से हम हर वक्त जितना ट्रांजिट में दे के जाते हैं, बट दे डोंट रियलाइज। हमने एक उनसे मांगा सऊदी, इनसे तालिबान से, आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करें, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट। और हम क्या कुछ करते हैं वो रियलाइज करने की बात है। हमने तो एहसान पे एहसान हार लिहाज। और जाते हुए अमेरिकन जो ये वेपन है मुझे अनअटेंडेड छोड़ के गए हैं, जिसमें सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वेपन है, उसके बाद नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ये चीज़ें अब इनके हाथ में लग गई हैं, BLA BLF TTP। तो इसी हवाले से क्या आइंदा के लिए कितना भी खतरनाक साबित हो सकता है। चीफ गए हुए थे, मस्ट हैव स्पोकन टू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, वो बड़ा अहम दौर है, उस हवाले से भी जरा अपना कमेंट दीजिएगा। उनका आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। फील्ड मैटर्स ऑफ ऑल म्यूचुअल इंटरेस्ट के डिस्कशन में, ट्रेनिंग के बारे में, मिलिट्री के बारे में, मिलिट्री के बारे में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बारे में, इकॉनमी के बारे में। आई एम श्योर कि उसमें गज़ा की बात चीफ ने बड़ी क्लियर बात की है जी कि दो रियासतों का जो है वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ होना चाहिए। कश्मीर के ऊपर बड़ी क्लियर बात की है। अफगानिस्तान का आई एम श्योर इमिग्रेंट्स की बात की होगी कि हम क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों भेजना चाहते हैं। दे बिलोंग टू एनी कंट्री। किसी दुनिया में नहीं होता कि इस तरीके से खुले आप आम फिर रहे हैं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं। हमेशा हर जगह की वीज़ा पॉलिसीज होती हैं, कोई रूल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको लेके। अच्छा, ये आपने ये टॉपिक ज़रा छेड़ दिया, ये जो गैर कानूनी लोग हैं इनके इनखला के हवाले से, ख़ासतौर पर अफगान जो महाजिरीन है। आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि आपके जो मेन चैलेंजेस थे उनमें एक चैलेंज ये भी था कि ये जितने भी इलीगल लोग हैं इनके इनखला के हवाले से, तो ये क्या इनखला मुकम्मल तौर पर हो चुका है? नहीं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए नाज़रीन। बात यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान ने बहुत मेहमानदारी की है। ठीक है, 1.4 बहुत में जरा थोड़ा सा बहुत प्लस कर लेना, सब प्रो मैक्स होता है, ज्यादा सोचने की बहुत ज्यादा जितने की जरूरत नहीं थी। 1.4 मिलियन तो रजिस्टर्ड है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी थी, उनको वी नॉट टचिंग एट ऑल, वो हमारे मेहमान रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जिनके पास POR और ACC हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कह रहे फॉर द टाइमिंग। सिर्फ जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनको हमने पुश किया है। टोटल में हमको 4.5-5 लाख लोग चले गए हैं। ठीक है, 4.5 से 5 लाख लोग जा चुके हैं। इनमें हमारे सिंध तकरीबन 42,000 है। ठीक है, और ये 40,000 वो है कि 40,000 की तो वॉलंटरी चले गए थे, जब हमने पुश की ज़्यादा लगाए के जा रहे हैं, और 2-3 हज़ार हमने और भेजे हैं। मैं आई फील के देखें जितने भी अफगान जिनके पास कार्ड होल्डर्स भी हैं
दे आर अफगान नेशनल्स। ठीक, अफगान नेशनल मीन दे आर फॉरेनर्स। ऑल फॉरेनर्स मस्ट गो बैक टू देयर कंट्री। ठीक है, ठीक है, उसके लिए हुकूमत ने नई पॉलिसी देनी है कि वो इनके बारे में क्या ख्याल करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है। बट हमेशा अफगानिस्तान में कहते हैं जी अपना घर, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। तो हम अपना घर हमने तो वही करना शुरू कर दिया ना, अपना घर। इस पे आप इतराज कर रहे हैं इस पे इतराज करना शुरू कर दिए। तो यही बात चीफ आमिर अच्छा, दूसरा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि हमें किसी को सफाई भी क्यों देनी पड़े, हम किसी को जस्टिफिकेशन क्यों दें, हमारा क्या राइट नहीं है ये? बिल्कुल राइट है। और जब आप मुझसे सवाल करते हैं जी आप मुल्क में क्या करते हैं, दे हैव नो आंसर। हाँ, तो ये हमने पानी सर से गुजर चुके हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमने देर कर दी, हमें तो ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। क्या वजह थी, पहले क्यों नहीं लिया जा सका ये डिसीजन? फर्क था, लेकिन आप देखें इन्हीं में सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इन्हीं में फैसिलिटेटर्स हैं, इन्हीं में जो हैं वो उसके बाद ब्रीडिंग प्लेस है, यहीं छुपते हैं आके, यहीं टारगेट रिकॉनेसेंस करते हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन की वजह से, चूंकि बहुत सेंसिटिव था तो डिसीजन लेने में इतनी देर हुई, इस तरह के रिएक्शंस एक्सपेक्टेड थे? देखिए वी वांटेड के अब बहुत रह गए हैं, अब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत आ गई, लड़ाई खत्म हो गई है, नाउ पीपल शुड गो बैक टू देयर कंट्री। और उसके लिए अभी मेरे ख्याल में अमेरिका ये जो है तालिबान ये भी अब उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बट वी वांट कि एवरीबॉडी शुड गो। मैं अभी भी कहता हूँ कि खुद उनको खुद वॉलंटरीली जाना चाहिए, अपने मुल्क में जाएं और वहाँ जाके कारोबार करें, और दोबारा आना चाहते हैं वीज़ा लें, ज़रूर आएँ, आके जो करना करें, जो तरीका कार्रवाई होती है। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी धमाके हुए हैं उनमें जो लोग मारे गए उनमें 50% अफगान हैं। वेपन एमुनिशन अमेरिकन साख्त है। दिस इज अ कॉज ऑफ जदीद किस्म, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अफगान तालिबान कहते हैं जी हम ना टीटीपी उधर है ना वो, तो फिर ये लोग मारे कैसे जाते हैं? और फिर उसके बाद अब क्लियर आ रही है कि इंडिया कैसे ऑपरेट कर रहा है, रॉ कैसे ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, इंडिया का आपने जिक्र किया, रॉ का आपने जिक्र किया, अब तो रॉ की जो कार्रवाइयां हैं वो बाकी इंटरनेशनल बाकी ममालिक में भी पकड़ी जाने लगी है। बेनकाबी कनाडा की एग्जांपल, अमेरिका की एग्जांपल आपके सामने, जो इनके खालिस्तान तहरीक के लोग हैं उनको किस तरह टारगेट, उनके कत्ल की मनसूबाबंदियां कैसे की जाती हैं और इनका नेटवर्क कैसे दूसरे ममालिक में काम करता है, और इनके ऑफिसर्स इस काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुलभूषण जीती जागती एग्जाम्पल है। तो अब वक्त नहीं कि हम इस केस को मजीद हाईलाइट करें, क्योंकि दुनिया भी अब इस चीज को समझ चुकी है, जिसको बारहा हम समझा रहे हैं और अरसा दराज से समझा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये जो खास अब नई डेवलपमेंट हो रही है, ये राइट टाइम नहीं है क्या कि हम इस पर मजीद आवाज उठा लें? सबसे पहले जितने यहाँ पर एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में दूसरे मुल्कों के, उनको ब्रीफ करना चाहिए कि दिस व्हाट इंडिया इज डूइंग विद अस, एक तो ये करें। अब तो उनके ममालिक में खुद ये ब्रीफिंग स्टार्ट हो चुकी है ना, आप कनाडा की एग्जांपल देख लीजिए, खुद अमेरिका में देख लीजिए। तो इसके बाद डोजियर तैयार करें फैक्ट एंड फिगर के साथ, और फिर लेके जाएं यूनाइटेड नेशन में, आप अपना OIC में लेके जाएं, बात करें, बताएं इंडिया कैसे हमारे में इंटरफेयर कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है। ओपनली में कहते हैं बलूचिस्तान में हम करेंगे, बलूचिस्तान को खुदा ना खास्ता। और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स थी बलूचिस्तान के हवाले से, वो किसी से ढकी अजीत डोवाल की देख लें, उसके बाद सुब्रमण्यम की देख लें, हर एक बातें करते हैं। तो आई थिंक अभी एनफ इज एनफ, वी हैव टू। और जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है इलेक्शन से पहले तो उनका तो एक ही कार्ड होता है, या कश्मीर पे जुल्म बढ़ा दिया जाए या पाकिस्तान बैशिंग स्टार्ट, और स्टेज ड्रामा करें, और उसके बाद वो आके पाकिस्तान में स्ट्राइक करें और वो वोट बैंक लें। उसके लिए तो वी आर ऑल रेडी। लेकिन मेरे ख्याल में ये अब वक्त आ गया कि हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मिल के डोजे तैयार करें और वो करें, और ये एक नहायत ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट, पाकिस्तान फर्स्ट। हम पाकिस्तान हैं, हमारे अवाम है, उनके लिए हमने करना है, उनकी लाइफ प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए नाउ वी शुड इंश्योर के तमाम फॉरेनर्स जितने मुल्कों के हैं दे शुड गो बैक टू देयर कंट्री। और पाकिस्तान हमारे पे कितना बड़ा बहुत 40 लाख लोगों का अगर आप फूड ग्रेन ही लगा लें तो आपको कितनी गंदम चीनी क्या चाहिए आप उनके लिए फीड करें। तो आई थिंक दिस हाई टाइम वी शुड हैव टू लिव। ठीक है, अच्छा आगे 2.5 से 3 मिनट है, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, तो ज़रा इंतखाबात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि इंतखाबात उसी तारीख पर हो रहे हैं जो तारीख दी गई थी, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये समझ आई आपको, ये जो ये PTI वालों को पहले इंतखाबात की तारीख लेने की जल्दी थी, फिर दरख्वास्त गुजार साहब ने वो खुद चले गए कोर्ट में, फिर खैर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर, मैं कहती हूँ अच्छा डिसीजन कि हम इंतखाबात आगे नहीं जाने देंगे, और जमहूरियत को डीरेल करने की जो साजिश को नाकाम बना दिया गया। क्या समझ आ रही है आपको, क्यों चाह रहे थे ये PTI वाले? 2018 में इसी प्रोसेस के थ्रू इसी तरह इंतखाबात हुए, तो अब इनको 24 में क्या बेतबारी है? मेरे ख्याल में दे हैव देयर ओन एप्रीहेंशंस, मे बी उनके अभी चेयरमैन का मसला चल रहा है, कोर्ट के मैटर्स चल रहे हैं, मे बी दे थिंक शायद उनका कोर्ट क्लियर हो जाए या ना हो।
तो ये चीज़ें रिजल्ट, लेकिन इलेक्शन मेरे ख्याल में जो टाइम और डेट दी है, निगरान सेटअप का काम एक ही है, आपने डेट दी और उस डेट पे जो आपने दे दी हम वो कराएंगे इलेक्शन। मैं सिंध से तो मैं सिंध से एटलीस्ट कह सकता हूँ कि वी आर वेरी पर्टिकुलर कीजिए, और चीफ मिनिस्टर की, कोर कमांडर की, आर्मी की, सबके इंस्ट्रक्शन ये है कि वी हैव टू गो फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अच्छा, आपने सिंध का जब जिक्र कर दिया ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद जब बिलावल बात करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को टारगेट करते हैं, उनका नाम लेके कहते हैं कि वो सिलेक्ट हो गए हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए, और एक पार्टी फेवरेट है, दूसरों को कॉर्नर किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है, उनके पास ज्यादा है। फिर जो मुखालिफिन, उनके मुखालिफिन लाइक जिन पे वो अटैक कर रहे होते हैं, तो वो बदले में जवाब ये देते हैं कि फिर सिंध में भी लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को नहीं मिल सकी। यहाँ अब ये तनकीद आपके निगरान सेटअप पे भी हो रही है। देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि पंजाब की मुझे नहीं पता, आई एम नॉट कंसर्न। सिंध में एवरीबडी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। इलेक्शन होंगे, हम उसी तरह सख्ती करेंगे, बैलेट बॉक्स के ऊपर सिपाही होगा, रेंजर्स होगी, पुलिस, हमारी आर्मी रिजर्व बैठे होंगे। तो वी वांट कि इसको फेयर करें, ट्रांसपेरेंट करें, और उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया है, एवरीबॉडी कैन कम एंड वॉच इट। आखिरी सवाल, शफाफियत के हवाले से आप बात कर रहे हैं बार बार, तो शफाफियत पर पहले सवाल निशान ये लगा दिया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई पहले से सिलेक्ट हो चुका है, कोई फेवरेट है, आंखों का तारा है, तो फिर रीजन तो वेरी क्लियर। चले आप ये देखिए कि वो वाकई अगर आ जाते हैं और वो बन जाते हैं वजीर आजम, या वो वाकई इलेक्ट हो जाते हैं, हम तो सिलेक्ट का लफ्ज नहीं बोलेंगे, तो फिर आपने ये पीपल्स पार्टी ने पहले से तासुर दे दिया, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये तो फिर मतलब आवाम के ज़हनों में ये डाल दिया जाए कि सिलेक्ट होकर आ रहा है कोई। रिवाज यही है ना कि जो हारता है वो मानता नहीं है। हमारे में तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर अब इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो जीतता है, आवाम जिसको वोट देते हैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें, और आप फिर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बने और फिर क्रिटिसाइज करें। जो जमहूरियत का हुस्न क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। हुकूमत जो पॉलिसी करे उसको वो क्रिटिसाइज करे, दैट इज व्हाट इट इज। नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करें, और जहाँ नेशनल का नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एम का पॉइंट है, पाकिस्तान की बात है, एवरीबॉडी शुड बी यूनाइटेड। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज द एनिमी नैरेटिव। अच्छा, आपने बड़े दिल की बात की, सियासतदानों का दिल इस लिहाज से बहुत बड़ा होता है कि अभी एक दूसरे पे तनकीद हो रही है, कल को इकट्ठे बैठ जाएंगे। ये पीछे आपको सारा आपने देखा, और फिर एक स्टेटमेंट जरूर देते हैं कि मुल्क के और अवाम के वसी तर मुफाद में हमने ये डिसीजन लिया, ये किया, लेकिन आगे भी देख रहे हैं आप इन सबको इकट्ठा। मुझे तो ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी भी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी लेगी। ठीक है, सादक से कोई नहीं आएगा। इट विल कोलिशन पार्टी, कोलिशन गवर्नमेंट। अब उसमें फिर प्रॉब्लम उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी नजर आती है, ये हो सकती है, या पीपल्स पार्टी ना हो तो बाकी सारी पार्टी इकट्ठी हो सकती हैं, और एवरीबॉडी कैन जॉइन पीपल्स पार्टी और पीएमएल साइड पे हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन है। बट इशू ये है कि नेशनल इशूज के ऊपर एवरीबॉडी शुड बी वन। एनिमी का नैरेटिव फौज और आवाम को दूर करो, प्लीज बी केयरफुल। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। पाकिस्तान की मजबूती के लिए अपनी फौज का साथ दें, फौज है तो पाकिस्तान है। आई थिंक इस पर वी शुड वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, लास्ट में आपने बात ऐसी कर दी कि मुझे अगला सवाल पूछना पड़ रहा है कि आपने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान जो एक बाकायदा खलीज डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे दुश्मन के बारे में आपने बात की, तो ऐसे दुश्मन हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं। देखिए, मैं अगर मौजूद नहीं तो इनएडवर्टेंटली दे टॉक लाइक दिस। अगर आप ये कहते हैं कि फौज ये कर रही है, फैज ये कर रही है, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, आपकी एफर्ट होनी चाहिए दुनिया में कहीं फौज, और पाकिस्तान से बन के, पाकिस्तान का खा के, पाकिस्तान से पहचान बना के दूसरे ममालिक में बैठ के वीलॉग्स करते हैं, ऐसी बातें, उन पे भी जरा कमेंट कर। बहुत ही अफसोस की बात है, और ये हमारी यूथ जो 60% है, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि फौज और अवाम, चीफ ऑफिसर साहब ने बड़ी दफ़ा कहा आसिम जनरल आसिम मुनीर ने कि ताकत का सच्चा चश्मा अवाम है, फौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है। सो डिफीट एनिमी नैरेटिव। नैरेटिव क्या है? फौज और अवाम को दूर करो, फौज को कमज़ोर करो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ। लेट्स डिफीट एनिमी नैरेटिव, रिमेन यूनाइटेड, एंड आप यू फाइट एज अ नेशन। फौज अकेली कभी नहीं लड़ती। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने के लिए, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है, अब इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और तमाम पार्टियां अब ज़ोर शोर से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रही हैं और अब जलसे भी होंगे। और इसके साथ साथ बड़ा चैलेंज है निगरां हुकूमत के लिए कि शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएँ, क्योंकि बहुत सी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके गिले शिकवे भी आप सुनते रहे होंगे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास नहीं है, तो किसी के पास ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा फेवरेट है। अब बहरहाल ये बड़ा इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए भी और निगरां सेटअप के लिए भी कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। फिर अमन अमान की सूरत हाल भी आपके सामने, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्हीं तमाम मामलों में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। PMLN से अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर तजियाकार इमरान शफकत साहब भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका भी वक्त देने के लिए। अली गौहर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। अली गौहर साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि अगर नून लीग आती है, जैसे कि आप लोगों का दावा है कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी, तो वज़ारत उज़्मा के लिए तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब कौन होगा इस हवाले से खुलकर बात नहीं की जा रही है। क्या शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला पंजाब के तौर पे नजर आएंगे या ये कुर्रा फाल किसी और के नाम निकलता दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, हमारी पार्टी जो है वो इस चीज़ का तो फैसला कर चुकी है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर हमारी पार्टी को मौका मिलता है इंशाल्लाह, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और उसकी खास वजह भी ये है कि हर टेन्योर में बिलखसूस 2013 से 18 का जो उनका टेन्योर था, उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े मुआशी चैलेंजेस थे, दहशतगर्दी के चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत पूरी टीम ने उस वक्त शबाना रोज मेहनत की और पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी बेहतरी की तरफ गया। पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी मतलब है कि उन्होंने मुश्किलात जरूर आई और आपने देखा धरने, फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, इसके बावजूद उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, इसके बावजूद CPI जैसा प्रोजेक्ट आया। हालांकि चाइना के प्राइम मिनिस्टर का आपको पता है कि 1 साल इन धरनों की वजह से डिले हो गया था उनका रिजल्ट, और उसके बाद तो CPI प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। लेकिन उम्मीदवार जो हमारी वज़ारत उज़्मा के हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं, और वज़ारत आला का फैसला जो है वो शायद इलेक्शन के बाद पार्टी की बामी मुशावरत के साथ होगा और उसका हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब। ठीक है, हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे और इलेक्शन के बाद ये फैसला किया जाएगा पार्टी के मुशावरत से, ऐसा कहना है आपका। ठीक है इमरान शफकत साहब, मैं यही सवाल लेकर आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब होंगे अगर नून लीग जीतती है, जो कि जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नून लीग खुद ये दावा कर रही है कि जी बड़ी उम्मीद है कि नून लीग ही मैदान मारेगी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला पंजाब देखते हैं या कोई खातून वज़ीर आला पंजाब भी बन सकती हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि इंतखाबात में क्या पोजीशन या क्या नताइज सामने आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर पंजाब और वफाक में सादा अक्सरियत मिल गई तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब फिर उस पोजीशन पे आपको नज़र नहीं आएंगे जिस पोजीशन के ऊपर वो इस वक्त हैं। अभी तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि शायद पाकिस्तान की जो कुछ कुव्वतें हैं, जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि पंजाब और वफाक में एक ही फैमिली के लोग हों जिस तरह माजी में हमने देखे। तो अगर आपको याद हो तो हमजा शहबाज जो है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए थे। हमजा शहबाज शरीफ का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी नाकामी के बाद ये तासुर बड़ा गहरा हो गया है कि शायद अगला वज़ीर आला जो है पंजाब का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो फैमिली फ्रंट है, शरीफ फैमिली जो है, उससे नहीं होगा। तो ये अगेन उसी, यानी जो भी वज़ीर आला पंजाब होगा वो शरीफ नहीं होगा, मतलब उनके नाम के आगे शरीफ नहीं होगा, शरीफ फैमिली से बाहर का कोई हो सकता है। जी, ये इसी तरह ही बात कही और सुनी जा रही है। लेकिन अगेन कि ये जब तक इंतखाबात के नताइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो पाकिस्तान के जो सियासी जुगादरी हैं उनको ये मंजूर है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत उनको आ जाए, मिल जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी करेंगे।
अदरवाइज जो है। अच्छा इमरान साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें से एक और सवाल भी निकलता है कि आप एक सीनियर तज्जियाकार हैं, आपको सहाफ़त में बहुत अरसा हो गया है, तो सहाफ़ी भी अरसा दराज से सवाल उठाते रहे, पाकिस्तान की आवाम भी, और मरूसियत के हवाले से तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ पार्टियां भी बात करती रहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा एक चीज़ हो जाएगी कि अगर शरीफ फैमिली आती है इक़्तिदार में और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अगर बनते हैं और वज़ीर आला शरीफ फैमिली से नहीं होगा, कोई और होगा, क्योंकि बाकियों का भी हक होता है, तमाम लोगों ने अपनी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं, अपने बाल सफ़ेद किए होते हैं, तो सबका हक होता है आगे आना। देखिए 1997 में ये आज भी बात हम दोस्त बैठ के कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि उनके वज़ीर आला पंजाब परवेज़ अलाई जो चौधरी निसार अली खान साहब होंगे। लेकिन जब अक्सरियत मिल गई तो नवाज शरीफ साहब का इरादा तब्दील हो गया। असल में बात ये है कि जो पंजाब में तैरता है वो वफाक में भी कामयाब रहता है, ये बात सबको मालूम है। और इसी वजह से जो पिछली गवर्नमेंट है इसमें इमरान खान साहब अपनी तमाम तर, उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं थी कि उनका कोई काबिल एतबार बंदा हो और इस तरह का बंदा हो कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके। तो वो बाकी बुशरा बीबी के थे, वो जो भी जंतर मंतर, मैं माफी चाहता हूँ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, और उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स थी एक खास तरह की कि उस्मान बुज़दार को लाया गया। उस्मान बुज़दार साहब को लाने की वजह क्या थी? वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब जिस बात के ऊपर राजी हुए थे कि एक रोबोटिक्स आदमी होगा, विजन मेरा होगा, और वो जैसा भी उनका विजन था, उनका ख्याल था कि पंजाब में भी मुझे तो कह लेंगे कोई चैलेंज नहीं करेगा पॉलिटिकली, ये नहीं कि पंजाब में बैठा शख्स जो है वो अपने, और यही साबित चेयरमैन पीछे इमरान साहब बैठ के लोगों से गुफ्तगू जब की जाती थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात अक्सर करते थे, खैर ऑन रिकॉर्ड भी इज़हार ख्याल करते थे वसीम अकरम प्लस कह के, वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे शरीफ बंदा है, मतलब इसलिए वज़ीर आला पंजाब बहुत शरीफ है। नहीं, शराफत तो पैमाना नहीं होती, पैमाना तो कुछ और होता है, वफादारी होती है पैमाना, पहली बात। एग्जैक्टली। और ठीक, जो नवाज शरीफ साहब हैं, अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो कॉम्पिटेंसी बाद में आती है, पहले तो सियासत में वफादारी देखी जाती है। तो नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बेसिकली तो ऐसा बंदा उनको चाहिए होगा पंजाब में जो उनके विजन को लेके चले, उनकी बात पे अमल कर रहा हो, ये ना हो कि वो कुछ कह रहे हो नीचे कुछ हो रहा हो। तो अगेन पंजाब की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शायद जो अहमियत है वज़ीर आला की, वो शायद वज़ीर आलम से भी बाज़ मामलात में ज्यादा अहम हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए ये घर खाली छोड़ा नहीं जा सकता। अली गौहर साहब जी, तो ठीक है आप बात कंप्लीट कर लें जी इमरान साहब। ठीक है, नहीं बस मैं यही कह रहा था कि ये अगर नवाज शरीफ साहब की चॉइस के ऊपर होगा और उनको ये सहूलत हुई कि वो फैसला कर सके, इस पोजीशन पे हुए, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई थर्ड पर्सन, कोई आउट ऑफ फैमिली या कोई फिर ये आईपीपी का कोई बंदा जो है उसके साथ उनको शराकत इक़्तिदार करनी पड़े पंजाब की हद तक। ठीक है, तो मरियम भी हो सकती है जो। अच्छा अली गौहर साहब, ठीक है, मेरा सवाल एग्जैक्टली ये था कि कोई खातून भी हो सकती है इस बार वज़ीर आला पंजाब? जी हो सकती है। आपकी तरफ में आऊंगी अली गौहर साहब। ठीक है अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं? आप पार्टी के साथ हैं और एज अ वर्कर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, जो कि सिर्फ आपकी राय नहीं होगी, जितने भी सियासतदान इस वक्त टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबकी राय की एक तर्जुमानी करेंगे कि जो पार्टी के बड़े लॉयल सिंसियर वर्कर्स होते हैं, जो पार्टी के साथ होते हैं, अच्छे बुरे वक्त में, धूप छाँव में हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, तो उनकी क्या सोच होती है? क्या वो भी यही चाहते हैं कि एक ही जो ख़ानदान है उसके गिर्द जो बड़ी कुर्सियाँ हैं वो घूमती रहें, या फिर वो चाहते हैं कि वो भी आगे आएँ, उनको भी मौका दिया जाए? वो एक किस्म का एतमाद या एतबार ही होता है ना उन पर, जिनको आप आगे लाते हैं कि हम आप पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं और हम आपको इस चीज़ के लिए चूज़ कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहबा, मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ और आप दुरुस्त बात कर रही हैं कि पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आते भी हैं। लेकिन आपने ये देखा है कि जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया तो उसके नतीजे में शाहिद खाकान अब्बासी मिनिस्टर बनाया गया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो साल भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक हुकूमत को आगे चलाया और बड़े अहसन तरीके के साथ चलाया। तो उधर भी आपसे नाराज रहते हैं आप लोगों से? नहीं, वो देखे वो एक अलग है, बात की बात अलग है, लेकिन मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि पार्टी के लोगों को आगे लाने। हालांकि उस वक्त
पे शहबाज शरीफ साहब का नाम भी डिस्कस हुआ था, और लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने शायद खकान अब्बासी साहब के नाम के ऊपर इस्तेमाल किया, और वो यकीनी तौर पर वो उनका दुरुस्त फैसला किया। तो उसके बाद आप देख लें कि एक के टेन्योर शायद इमरान साहब को याद नहीं है, गुलाम हैदर वाइन साहब बने थे चीफ मिनिस्टर नून लीग की तरफ से, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर बाद में वो उनके आप ही के उस्मान बुज़दार साहब थे ना जी? नहीं, देखें आप इमरान साहब फरमा रहे हैं, आपको पता है कि नहीं आप उस्मान बुज़दार से वाइन साहब का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वाइन साहब पराइती तौर पर मुस्लिम लीगी थे। वाइन साहब उससे पहले भी काफी दफा एमपीए बन चुके थे। वाइन साहब एक ईमानदार और तजर्बाकार आदमी, आप तो उनकी सलाहियतों का मादरत के साथ बुज़दार साहब के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, तो जाहिर है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा वो अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ, आपने इमरान साहब ठीक कहा था कि वो लायल तो होगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या इवन पार्टी उसको प्राइम। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आता है अली गौर साहब, ठीक है मैं आपकी तरफ आती हूँ। इमरान साहब का साहब एक और सवाल भी तो जहन में आता है ना कि पता नहीं अब सबकी इस बारे में एक डिफरेंट नफ्सियात होगी, डिफरेंट सोच होगी, लेकिन कुछ लोग जो बाखबर लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, तज्जिए तबसरे भी किए जा रहे हैं कि जब आप एक बार वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब अभी 16 महीने वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज रहे, तो उसके बाद फिर अगर वो वज़ीर आला बनते हैं तो ग्रेसफुली हो सकता है कि वो खुद कहें कि मैं अब वज़ीर आला नहीं बनना चाहता। आपको क्या समझ आती है सूरत हाल की? मैं पहले कह रही हूँ कि हो सकता है कि उसमें उनकी सोच डिफरेंट हो, हर बंदे की डिफरेंट सोच का अंदाज होता है। देखें, जहां तक मेरी आप कह लें ऑब्जर्वेशन है जी इमरान साहब, वो जी मेरी आवाज आ रही ना जी आपको? जी अभी प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं अपनी पार्टी के, और एक बहुत ताबेदार तबीयत के भाई हैं, छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ साहब जो उनको कहेंगे वो कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर उनको कोई ओहदे का कोई मसला है, अगर कहीं देखें वो भी इंसान है, हमारी तरह गोश्त पोस्ट के इंसान है, तो वो जो एक तबीयत का मैलान होता है या एक हसरत होती है, एक कोई चाहत होती है, वो उनकी होंगी, लेकिन वो जो उनका एक एलिमेंट है ना अपने भाई के साथ आमीन कहने वाला, भाई के हर हुक्म के ऊपर लब्बैक कहने वाला, वो बहुत गहरा है। और वो 1993 से बार बार उन्होंने ये बात साबित की है कि जो उनका भाई उनको कहता है और जितना कहता है वो उतना ही करते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश जो भी हो आपको पता है, लेकिन वो अपने भाई के हुक्म के आगे उन्होंने कभी चूं चरा नहीं की। तो अब भी अगर उनको ये ऑर्डर हुआ कि आप वजीर आला बने तो वो बन जाएंगे, लेकिन मेरी ये इत्तला है कि शायद वो वजीर आला नहीं होंगे, वजीर आज़म होंगे। आप बड़ी खबर दे रहे हैं इमरान शफकत साहब, आपको लगता है कि वजीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ साहब? जी मुझे यही लगता, और मैं ये एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। अली गौर साहब आप जी, ठीक है जी, अली गौर साहब आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, हमारी पार्टी का जो फैसला है वो तो नवाज शरीफ साहब का, और इसमें मेरा नवाज शरीफ साहब का क्या फैसला? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने भी इस बात से इनकार तो नहीं किया, तरदीद तो नहीं। चलिए, नवाज शरीफ साहब का फैसला नवाज शरीफ साहब होंगे? नहीं, अगर देखें ना, अगर नवाज शरीफ साहब खुद को फैसला कल को करते हैं तो वो तो फिर मतलब है कि वो जाहिर है हमारी पार्टी के कायद भी हैं, और मतलब पीएमएलएन के बने, और उनकी पूरी पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अली गौर साहब, मरियम नवाज साहिबा अगर वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? खातून वज़ीर आला पंजाब होंगी, मुझे तो सुन के अच्छा लग रहा है। वैसे देखें, बात मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टी का कोई वर्कर हो, बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, मुझ जैसा कोई मतलब एक्स पार्लियामेंटेरियन कारकुन, हम तमाम लोग पार्टी के कारकुन, और हर कारकुन की सलाहियत को देखते हुए पार्टी क़यादत जो है, खास तौर पर पार्टी की सीनियर क़यादत जो है, वो फैसला करने का हक रखती है
और नवाज शरीफ साहब की ये खूबी है कि वो अपने फैसले करते हुए अपने करीबी साथियों से और पार्टी के सीनियर लोगों को इत्मीनान में लेके फैसला करते हैं। और वो जिस तरह कहा जाता है ना कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, तो वो मतलब है कि हमेशा उन्होंने कभी इस तरह का नहीं किया। आप खास तौर पर, मैं आपको जिस तरह से इमरान साहब बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने एक खूबी जो जिसकी कि उनके मुखालफिन भी तारीफ करते हैं कि वो उन्होंने वजारत चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाहिर है काफी दफा काम किया है। उनकी सलाहियतें जो मेहनत करने की है, उनके सियासी मुखालफिन भी उसके मोहतरम, और शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अच्छा डिलीवर किया है। हाँ, कल को नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब मरियम साहिबा को बना दें, हमजा साहब तो अगर अच्छा डिलीवर के तो वजीर आजम भी बन सकते हैं तो देखें जिस तरह से मरियम साहिबा ने पार्टी को मुश्किल हालात में मतलब है कि फ्रंट से लीड किया और कितनी बहादुरी और जुर्रत के साथ किया, रियली हमारी पूरी पार्टी का हर एक कारकुन जो है वो उनसे बड़ा इम्प्रेस है उनकी सलाहियत। और मैं समझता हूँ कि अगर चले मैं इमरान साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चले मरियम साहिबा की इस चीज पे मैं भी उनकी बड़ी मैं भी उनकी इस मामले में बड़ी फैन हूँ। खैर कि इमरान साहब आप भी अग्री करेंगे कि अपने बाप के साथ वो बेटी इस तरह खड़ी रही जिसका कोई बेटा भी नहीं खड़ा हो सकता। इस पे भी आप कॉमेंट कर सकते हैं, जिसपे मतलब एक बेटी के तौर पे मेरे ख्याल से उनकी तारीफ बनती है। दूसरी चीज़ ये कि बिलावल साहब अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, पता नहीं किससे मुखातिब हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि जो हवाओं का रुख है वो हमारी तरफ है, किधर से आ रही हैं हवाएं, कहाँ से चल रही हैं हवाएं, कौन चला रहा है हवाएं। और फिर जब लाडले का तासुर पीपल्स पार्टी या इनके मुखालिफिन देते हैं तो कहते हैं हमें लाडला क्यों कहा, खुद इस तरह के बयान दे देते हैं। कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को आप इमरान साहब? देखें, पाकिस्तान में जो मौसमी हवाएं होती हैं वो तो जनूब से शुमाल की तरफ चलती ही हैं और वही बारिशों का बायस बनती हैं। और पाकिस्तान में जो पिंडी का खित्ता है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, आपको अच्छी तरह पता है, ये तो जोग्राफी का इल्म हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान के सियासी हवाएं होती हैं, वो जो सेटलमेंट होती है ये इस खित्ता पोटोहार में, वहां से ये जो हवाएं हैं और हर तरह की अफवाहें हैं दोनों वहीं से चलती हैं। तो अब मैं बार बार ये वाली बात अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के हम बात करते हैं सही बोला कि ये पंजाब जो है ये बड़ा एक, जिसको आप कहते हैं ना कि बड़ा जीरक लोगों का खित्ता है, ये रास्ता निकालने वालों का खित्ता है, ये लड़ाई और झगड़े करने वालों का खित्ता नहीं है। इनको जब अंदाजा होता है कि अच्छा पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में सबसे अहम प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात किसी के साथ गड़बड़ हो गए हैं तो ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और जब पता चले कि ये ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो इनके जज्बात जो हैं वो उभर आते हैं। अब नवाज शरीफ साहब के मामले में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामले में भी एग्जैक्टली यही वाला मसला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपको पीपल्स पार्टी के लिए नजर आती है? आखिरी 1 मिनट है, जल्दी से इमरान साहब। बिलावल साहब कह रहे हैं अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती मुल्क भर में सरप्राइज देंगे, तो बिलावल साहब सरप्राइज देते हुए दिखाई देते हैं आपको? नहीं, पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अभी तक तो एक ख्वाब है और ये ख्वाब पता नहीं कब पूरा होगा। लेकिन मसला ये होता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की गड़बड़ उस वक्त नजर आती है जब वो हमारे लिए साजगार ना हो, तब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब हमारे लिए साजगार होती है तो फिर हमारी आवाज भी नहीं निकल रही होती। जब आपको लगता है कि किसी और के लिए साजगार है तो फिर इस तरह की तनकीद हो रही होती है। अच्छा, मौलाना साहब का ख्वाब पूरा होता दिखाई देता है? इमरान साहब सदर बन जाएंगे या अभी भी ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सदर बन पाएंगे। ये मुझे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है, मेरा एक ख्याल है और इसके पीछे अच्छी खासी लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं। तो वो बहरहाल पाकिस्तान का एक ऑफिस जो है वो उनकी कोशिश होती है पाकिस्तान की स्टेट की कि वो ज़रा मोतदिल रहे। और मैं मतलब इस पर ज़्यादा खुल के बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, या शायद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का चांस जो है वो ज़रा कम लगता है और बाकी सियासत में रास्ता निकालने की बहरहाल। ठीक है, ठीक है। अली गौहर साहब, एक बात ये भी हो रही है, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद बैकडोर राब्ते हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, और ये फ्रंट पे ये हम देखते हैं कि लफ्जी गोलाबारी और लफ्ज़ों की एक जंग जारी है। लेकिन इंतखाबात के बाद ऐन मुमकिन है दोनों पार्टियां एक पेज पर हो, एक साथ हों। यहाँ तक सुनने में आता है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, साथ सदर आसिफ अली जरदारी सब सदर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, बात ये है कि इमरान साहब, मेरा ख्याल है आपने जो उनसे सवाल किया था
वो उस सवाल का वो जवाब मतलब है उन्होंने दे सकते थे, उनका बड़ा तजर्बा है, शायद नहीं दिया। आप पूछना चाह रही हैं कि पीपल्स पार्टी की वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, उसकी वजूहात क्या? देखिए, वजूहात मेरे नजदीक एक पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से पीपल्स पार्टी तो करती है कि सर मेरे पास टाइम कम है, 30 सेकंड है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जरदारी साहब सदर हो, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, या आम अल्फाज में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ भी बैठ सकती है आगे जाके इंतखाबात के बाद? हम ये देख सकते हैं जी, यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद हम पहले ऑपोजिशन में भी इकट्ठे रहे, हुकूमत में भी रहे, आइंदा भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप दोनों पार्टियां इकट्ठी हों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और दीजिए इजाजत आपसे बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।